हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। चांदी के मार्केट में क्या खेल चल रहा है, चाइना के आगे रणनीति क्या है चांदी के बाजार को लेके, और सोना अगला किस लेवल को छू सकता है, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में आप समझ पाएंगे। मेरे साथ है इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। पार्ट 1 आज मैं आपको दिखा रही हूँ। पार्ट 2 में हमने भारत के अर्थव्यवस्था की बातचीत की है, तो उसे भी देखना आप मत भूलिएगा। आगे बढ़ने के पहले आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल पर भी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बहुत जल्द हमें सिल्वर बटन मिलने वाला है, आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। लेकिन पॉडकास्ट का छोटा रूप यहाँ आप देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज के पॉडकास्ट का दिखाती हूँ आपको पार्ट 1। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, शुरुआत तो सोने चांदी के साथ ही मैं करती हूँ। चांदी के साथ अगर शुरुआत करें, अब ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में आकर के चांदी अटक गई है। आ, हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज इसका कितना ज्यादा है। हम सबको मालूम है कि जितनी खपत है उससे तो सप्लाई इसकी कमी है, बावजूद उसके हम वो तेजी नहीं देख पा रहे हैं। क्या चल रहा है चांदी के मार्केट्स में? देखिए, सिल्वर के मार्केट में ये कहा गया था जब शुरुआत में जब आया था कि सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो आई थी कि 1444 मैट्रिक टन जो है कमी रहेगा 2026 में। अगर पिछले ये लगातार छठा साल होगा, अगर आप पिछले 5 साल को देखें तो वो कमी जो है और साल की तुलना में कम रहेगा। क्योंकि उसमें ये बात कही गई थी कि सोलर पैनल में प्रोडक्शन में जो है इसका इस्तेमाल कम हो रहा है सिल्वर का, क्योंकि उसने नया टेक्नोलॉजी ईजाद कर दिया प्लस महंगा हो गया था। लेकिन ये जो ऑयल शॉक हुआ जिस तरीके से, उसके बाद से जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है चाइना का काम बहुत तेज हो गया है, खासकर सोलर पैनल पे तेल संकट को देखते हुए जो उसका हथियार है। तो इस कारण जो सोलर पैनल के लिए जो सिल्वर का डिमांड जो कम होने वाला था वो अब नहीं कम होगा। यानी वहां जैसी की स्थिति पहले थी उसी तरह का स्थिति हो जाएगा। तो जो डेफिसिट था जो 1400 के आसपास, वो बढ़ सकता है, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में आया नहीं। तो वो आगे हो सकता है। दूसरी बात कि अगर हम सिल्वर को देखें, अगर जनवरी में ही देखें, आज से 3 महीना पहले कॉमेक्स में जो है वो लगभग जो है 19,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर था, और अभी 9,900 के आसपास है। तो सिल्वर ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। लेकिन सिल्वर के रेट में जो है फ्लक्चुएशन नहीं है। सिल्वर जो है वो गिरा 64 तक आया, 64 के बाद से जब बाउंस बैक किया उसने 71 72 को उसने सपोर्ट लाइन बनाया। अब ये है कि जो 15 डे मूविंग एवरेज है उसका 78 जो है वो 78 के आसपास ही हिचकोले खा रहा है। कभी 77 चला जाता है, कभी 80 चला जाता है। तो इस रेंज में वो हिचकोले हो रहा है। अगर आप सिल्वर को देखें कॉमिक्स में, तो इस बीच इस मंथ में जो बड़ी जबरदस्त डिलीवरी हुई है, क्योंकि 89 मैट्रिक टन एक बार हुआ, एक बार 76, मतलब 60 मैट्रिक टन से ज्यादा जो है 4 से 5 दफे खरीदारी हो गई है। जब इतनी बड़ी खरीदारी होती है और ये देखते हुए कि कॉमिक्स में सिल्वर है नहीं, तो ऐसे में उसके रेट में बड़ा तेज इजाफा होना चाहिए था, लेकिन वो देखा नहीं जा रहा है। साथ में एक चीज देखा जा रहा है कि चाइना और इसके बीच जो 10 से 12 डॉलर का जो फर्क है, तो वो खबर उभर कर सामने आ रही है कि चाइना में वो बेच दे रहा है और यहाँ अमेरिका में जो है खरीद ले रहा है, कॉमेक्स में खरीद ले रहा है। तो जिसके कारण जो ये 89 और तमाम जो देखा गया 60 से ऊपर, वो उसी तरीके की खरीदारी लग रही है। तो वहां 10 डॉलर का इसको फायदा हो रहा है। अब ये 10 डॉलर का फायदा है, जब इतना बड़ा चंक खरीदेगा तो सिल्वर के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सिल्वर का जो प्राइस जो 10 डॉलर चाइना के साथ जो फर्क है वो घट सकता है। अब वहां पे जो चीजें देखी जा रही है वो मैनिपुलेशन देखा जा रहा है। क्योंकि पहले डेरिवेटिव्स मार्केट के जरिए मैनिपुलेट किया जाता था, सिल्वर के प्राइस को नीचे रखा जाता था और उसमें शॉर्ट करके तमाम चीज फर्जी शॉर्ट भी किया जाता था और इसके जरिए रेट को कंट्रोल किया जाता था। अब क्या होगा कि फिजिकल का मांग जिस तरीके से बढ़ा, आम जनता भी खरीदारी करने लगी, सब लोग खरीदारी करने लगे, तो अब वो डेरिवेटिव्स में काम नहीं हो रहा था। लेकिन सिल्वर के रेट में ये जो कॉमिक्स में जो 5-6 बड़े बैंक हैं जो सिल्वर पे मोटा काम करते हैं, उनके साथ ये देखा जा रहा है कि एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है। तो इस तरीके से वो आपस में मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है वो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, एक ने बेचा। इस तरीके से रेट वहीं पे मैनेज हो जा रहा है, और रेट मैनेज होकर उसमें से फिर जो है जो भी 60 टन 70 टन 80 टन जो है वो निकल जा रहा है। तो ये चीज देखा जा रहा है कि एक मैनिपुलेशन वहां पे देखा जा रहा है। नहीं तो जिस तरीके से कॉमिक्स में घटा है उसमें तेज बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी। हम्म। क्योंकि अगर आप एक और। चाइना चाइना को देखें, चाइना में जो है वो 500 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर हो गया था,
और वहां जो है चाइना ने बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट किया सिल्वर का। साथ में उन्होंने क्या किया कि कॉपर प्रचुर मात्रा में निकालने के लिए उसने कॉपर निकाला। तो कॉपर निकालने में उसको फायदा हो रहा था कि कॉपर से उसको सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा था, और सल्फ्यूरिक एसिड महंगा दाम पे बिकता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड के चक्कर में कॉपर निकला बहुत तेज, कॉपर जब निकला तो उससे सिल्वर भी निकलता है, बाय प्रोडक्ट है, तो सिल्वर भी निकल गया तेज, पर दूसरा वो एक्सपोर्ट भी कर रहा था सिल्वर का। तो वहां सिल्वर जो चाइना में बहुत जबरदस्त मांग है, ये देखते हुए कि पहले 1000 मेट्रिक टन से घटता हुआ जो है वो 500 मेट्रिक टन के आसपास आ गया था, अब बढ़ोतरी होते हुए वो 1100 मेट्रिक टन के आसपास चला गया है। तो चाइना में सिल्वर बढ़ रहा है, लेकिन रेट जो है उसका एज इट इज है। रेट में वहां बढ़ोतरी ही देखी जा रही है, जो जो है $10 से $12 का फर्क है, लेकिन कॉमेक्स में घट रहा है और रेट में कमी देखी जा रही है। तो उससे साफ साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन हो रहा है बहुत तगड़े ढंग से। हम्म। एक और आंकड़ा जब मैं देख रही थी सर, तो मैंने पाया कि हम पहले ये सुन रहे थे कि कैसे जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइना अब सिल्वर में इन्वेस्ट बढ़ाता चला जा रहा है, ज्यादा सोने की जगह। पिछले महीने 836 टन चांदी का आयात किया गया चाइना में, और मार्च के लिए 10 साल का जो औसत है 306 टन का, उससे बहुत ज्यादा है। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि चाइना लगातार अब चांदी में अपने निवेश को बढ़ा रहा है, तो यही काम क्या हमें भी अब आगे करना है क्या? इतना भविष्य उज्जवल चांदी का है कि हमें भी अब चांदी में क्या निवेश बढ़ाते चले जाना है? बिल्कुल। चांदी में चाइना की खरीदारी बड़ी जबरदस्त हुई, क्योंकि चाइना का डिमांड बहुत जबरदस्त है सिल्वर को लेकर। तो इस चीज को भागते हुए ये सब काफी फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, काफी आगे की चीजों को देखते हैं, तो उस हिसाब से उसकी खरीदारी हुई है। जो मार्च में जो हुआ है उसका एवरेज जो 306 था उससे ऊपर बढ़ा है ये तो है ही है। साथ में जनवरी और फरवरी में भी खरीदारी हुई है वहां पे, तो वो तो फैक्ट है। और साथ में ये जो एक्सपोर्ट वाला जो है वो चंद है। दूसरा कि चाइना जो है सिल्वर भी निकालता है, चाइना में हर साल जो है वो 4000 मेट्रिक टन के आसपास सिल्वर निकलता है। तो वो सिल्वर का भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके यहाँ। तो दोनों बातें हैं। तो और चाइना जो है सिल्वर को लेकर जो भी आगे होगा उसका फ्यूचर प्लान जो भी रहेगा, ये लोग काफी आगे तक का सोचते हैं, लेकिन वो बुलिश है। तो उस बुलिशनेस से ये लग रहा है। और बाकी जगह जो शॉर्ट हो रहा है, जो पेपर ट्रेडिंग हो रहा था, पेपर ट्रेडिंग तो अब थक चुका है, अब नहीं हो पा रहा है उस तरीके से। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन जो अभी हम लोगों ने बात किया, ये सब भी आकर टूटेगा कि। लेकिन सिल्वर में यही है कि प्रेशर जोन जो है, जो एक चीज देखा जा रहा था कि यहां से रेट बाउंस हो जाना चाहिए था, वो रेट बाउंस नहीं हो पा रहा है। तो अब लगता है कि इसमें भी 5-6 महीने के बाद जैसे डेरिवेटिव टूटा है उसी तरीके से ये वाला भी मार्केट टूटेगा। तो फिर वो रियल टर्म में उसका जो रियल प्राइस होना चाहिए उस पर वो आएगा। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि चांदी का मार्केट आगे भी बहुत वॉलेटाइल ही रहने वाला है, कमजोर दिल वाले चांदी में निवेश ना करें? नहीं, चांदी का मार्केट तो वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा। चांदी में देखिए उसमें क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से आपको ना करना चाहिए। जैसे कि 20% आप रखते हैं अपने पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से उसको ऊपर नीचे करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 50-50 है अगर हम्म। गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो वो 50 आप जो है 10% गोल्ड में रखा, 10% सिल्वर में रखा। और उसके हिसाब से जैसे घटता चला गया, गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, सिल्वर का घटता जाएगा। मान लीजिए अभी 1:60 है, 1:60 है तो 12% गोल्ड में है, 8% सिल्वर पे है। अब मान लीजिए कि सपोज कि वो बढ़कर चला जाता है आगे, जो भी बढ़ता जाता है, तो वो तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो मैंने 12% सिल्वर और 8% गोल्ड उल्टा बोल दिया मैंने। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि 70 पे चला जाएगा तो 14% सिल्वर, 6% गोल्ड। फिर वो नीचे खिसक जाएगा, अगर मान लीजिए 14 पे आ गया, 40 पे आ गया, तो वहां गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, सिल्वर का कंपोनेंट घट जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है फ्लक्चुएट करते रहना है। यही एक तरीका है, और 20% से ज्यादा नहीं रखना है। अब मैं आपसे बात करूं और सपोर्ट लेवल ना पूछूं तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी सर। आप आगे आप चांदी कहाँ जाती हुई देख रहे हैं ये जरूर समझूंगी, उसके पहले दर्शकों को डिस्क्लेमर दे दूं, ये अनुमान भर है, किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी हुई जानकारी उत्पल सर की तरफ से या मेरी तरफ से आपको नहीं दी जा रही है। आपके जो वित्तीय सलाहकार है उनसे पूछ के ही किसी भी तरह के आप निवेश का काम आगे बढ़ाएं। आप सर, मैंने तो डिस्क्लेमर दे दिया है, अब आप मुझे बताएं कि सपोर्ट लेवल चांदी का आप क्या देख पा रहे हैं, और इन फ्यूचर मैं बिल्कुल एक दो हफ्ते की नहीं पर आगे 5-6 महीने का आपसे समझना चाहती हूँ कि चांदी को कहाँ जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। देखिए चांदी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 78 है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। और दूसरा जो है वो 60 है, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। मतलब 60 से नीचे भी जाता हुआ दिखता नहीं है,
78 जो है उसको सपोर्ट लाइन दे रहा है, लेकिन 78 के नीचे जो 72 है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन हो गया है। तो अगर इसके ऊपर 78 के ऊपर अगर जाता है तो 80 जो है बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 80 को क्रॉस कर लेता है और 80 में कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जैसे आप देखिएगा कि 70 के आसपास सिल्वर काफी दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद उसने ऊपर का रुख लिया है। तो ये चीज काफी पॉजिटिव होता है अगर आप एक रेट पे काफी दिनों तक टिके रहते हैं और उस वाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 80 के वाल पे भी तोड़ने की कोशिश किया था, 81 82 गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया था बिकवाली। तो अगर 80 को तोड़ देता है तो ये 84 वाले रिजीम पे जाएगा, और 84 के बाद तो कहानी इसकी शुरू होती है 84 के बाद। अगर 84 को ये ठीक से अपना सपोर्ट लाइन बना लेता है तो फिर जो 88 और 93 वाली जो बात है वो वो चैप्टर खुल जाएगा। लेकिन इस पे अभी इसको बड़ा जबरदस्त है। पहला है कि उसको 78 को अपने को बचाए रखना है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, और वहां पे वो अभी अभी जो है उस जगह पे लड़ रहा है, वो 78 की लड़ाई लड़ रहा है। 78 के बाद फिर 80 की कहानी शुरू होगी, और 80 से फिर 84 के बाद तस्वीर बदलेगी। लेकिन कुल मिलाकर सिल्वर का जो सिचुएशन है इसमें देखा जा रहा है, देखिए डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड है उसका, छठे साल का लगातार डेफिसिट है उसका, और डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात की कॉमेक्स के पास सिल्वर है नहीं। तीसरी बात की जो एक रिपोर्ट देख रहे थे कि जो माइन से जो निकल रहा है सिल्वर उसमें भी प्रोडक्शन में कमी हुई है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें मजबूती आनी चाहिए, जो है उसमें वक्त लगता है, 1 महीने 2 महीने में नहीं होता है, 5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं इन चीजों को ठीक होने में। हम्म। आपने कहा सर लगातार छठा साल है जब हम सिल्वर में डेफिसिट देख रहे हैं। आगे के लिए फिर प्लानिंग क्या है? कुछ आपके पास अंदर की खबर है क्या? कोई विकल्प तैयार किया जा रहा है? और बहुत जल्द हमारे पास चांदी का क्या कोई विकल्प आ पाएगा? नहीं नहीं नहीं, सब तो होगा ही नहीं, अब वो कोई विकल्प है नहीं। और इस तरह भी अभी कोई रेट तो बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, अगर आप एक तरीके से देखें तो जिस जगह पे हिचकोले खा रहा है वो बहुत महंगा नहीं हुआ, 120 पे महंगा हो गया था उस हम्म। समय। तो उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह इजाद किया था जो भी सोलर पैनल को लेकर, लेकिन अभी कहानी जो है वहीं पे लौट गई है जहां पहले था वो। हम्म। ठीक है, अब चांदी के बाद हम सोने की भी बात कर लें सर। फिर वही पुराना सवाल कि जब युद्ध का समय होता है तो सोने को हमने हमेशा ऊपर जाते हुए देखा है। अब ये तो युद्ध इतने हिचकोले खा चुका है और इतनी बार ट्रम्प साहब की अलग अलग बयानबाजी सामने आ चुकी है। कई बार तो अतिशयोक्ति ये नहीं होगी पर लोगों को लगा होगा जरूर कि अब तो सब खत्म है। अब तो ट्रम्प साहब ने ऐसा बोल दिया है कि कोई बचा नहीं सकता है। ईरान तो खैर जहां जाएगा वहां जाएगा, हमारे देश का भी बहुत भला होने नहीं वाला है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के बाद भी सोने में वो उड़ान हमने नहीं देखी जो युद्ध के वक्त में अमूमन देखी जाती है। अभी आगे सोने का क्या रहने वाला है और क्या इम्पैक्ट आप इस युद्ध का आगे देख पा रहे हैं सोने पर? देखिए गोल्ड पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो डॉलर के कारण पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि एक एक स्टेज के बाद गोल्ड में जो है इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, लेकिन तेल संकट जिस तरीके से उभरा है और उसको लेकर डॉलर का मांग बहुत जबरदस्त हो गया है। क्योंकि तेल संकट हम देख रहे थे जब इसके पहले भी, जब 1973 में हुआ था, 79 में हुआ था और 91 में हुआ था, उससे ज्यादा गंभीर हो गया है इस समय। क्योंकि अगर आप देखें 1973 में 4.5 मिलियन बैरल तेल जो है वो घट रहा था, जो है पर डे, जो है। और उसके बाद 1979 में 5.6 और 1991 में 4.3। इस समय जो है 12 मिलियन बैरल तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण आ नहीं पा रहा है। तो तेल का संकट है। अब तेल का संकट जब हो गया तो तेल के संकट के कारण क्या हो गया कि रसिया अपना तेल बेचने लगा, और रसिया ने अभी 250 मिलियन बैरल तेल जो है उसने बेच दिया है। तो रसिया अपनी करेंसी में पैसा ले रहा है, रूबल भी ले रहा है। तो ये जो पैसे जो तेल बिकते, जो गल्फ से जो तेल बिकता, तो इसमें डॉलर आता है। डॉलर, दुबई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है इसका डॉलर का, कि आप पेट्रो डॉलर सिस्टम की जो पैसे आपने तेल लिया, आपने उसको डॉलर दिया, और डॉलर फिर उस तरीके से मार्केट में सर्कुलेट हुआ। अब क्या हो गया कि जो तेल उस तरीके से नहीं बिक रहा है तो डॉलर का सर्कुलेशन कम हो गया दुबई में। और दूसरी बात ये हो गई, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र था दुबई, जहां पे कमी देखी जा रही है डॉलर का। दूसरा हो रहा था कि जो लोग टूरिज्म करने के लिए जा रहे थे उससे भी डॉलर आ रहा था। और तीसरा था कि जो फाइनेंस कंपनी है वो, तब जो जब दो पिलर हिला तो फाइनेंस कंपनी भी अपना पैसा निकालने लगी, तो डॉलर का शॉर्टेज हो गया। तो यूएई ने कहा कि भाई आप हमें डॉलर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो हम लोकल करेंसी में या जो दूसरी करेंसी में उसमें हम ट्रेड करेंगे जो हमें, क्योंकि डॉलर हमें चाहिए।
अब डॉलर का क्या होता है कि डॉलर इसलिए चाहिए होता है कि अमेरिका से डॉलर लेता है और अमेरिका उसकी करेंसी लेता है। जैसे मान लीजिए भारत अगर डॉलर लेगा अमेरिका से, तो अमेरिका हमारा करेंसी लेगा उसके बदले में। तो उससे क्या होता है कि हमारा करेंसी मजबूत रहता है, जो है उसमें एक मजबूती होती है। तो उसके लिए डॉलर का डिमांड होता है। तो डॉलर का जो शॉर्टेज हो गया है उसके कारण अब उसको जुगाड़ करने के लिए और अपनी करेंसी को बचाए रखने के लिए जो गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास था, उस गोल्ड की का जो है सेलिंग हुआ, गोल्ड बेचा गया जो है। तो उसमें गोल्ड जो बेचा गया तो गोल्ड पे प्रेशर जोन आया, क्योंकि उसको डॉलर चाहिए था। तो इस चक्कर में, और दूसरी बात की, जो आप पहले तेल ले रहे थे 60 डॉलर में ले रहे थे, अब वो तेल जो 100 डॉलर में ले रहे हैं। तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है। और बाकी पेट्रोल डॉलर की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। तो इसके कारण एक प्रेशर जोन आया और उसके कारण गोल्ड में जो है प्रेशर देखा जा रहा है। तो ये जो भी होगा, ये जब तक ये सिचुएशन चलेगा तब तक गोल्ड में एक प्रेशर देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद से वहां जो है एक मजबूती आनी चाहिए, क्योंकि जो एलियट वेव्स है 1 to 5, तो 1 में गोल्ड मजबूत था और उसके वजह से अभी 2 से 4 के बीच में उसमें करेक्शन जोन देखा जा रहा है। और फिर 5 जब आएगा तो वो जो 5600 जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसको क्रॉस कर सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आने वाले समय में गोल्ड मजबूत रहेगा। और दूसरी बात की, जो इन्फ्लेशन जो है ये तो डॉलर के कारण बच रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी बीच में 100 के ऊपर चला गया था, अभी 98.63 के आसपास है। थोड़ी सी कमजोरी आई जिसके कारण गोल्ड में रहा था। जब ऊपर गया था तो गोल्ड खिसक गया था, नीचे आ गया था, दाम आ गया था। तो अभी जो है रिसेशन का जो खतरा मंडराने लगा है पूरी तरीके से, क्योंकि यूरोप उसका जो है उसकी शुरुआत हुई यूरोप से। यूरोप में जो है जर्मनी का ग्रोथ जो है वो 50% कम कर दिया गया है। अभी हम देख रहे थे कि जो बाकी यूरोपियन कंट्री है वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी तेज भाग रहा है। और दूसरी बात की, जो गैस के कारण जो है उस पर बहुत जबरदस्त बर्डन पड़ रहा है, और यूके यूके की भी हालत खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर वहां जो रिसेशन वाली जो बात है, रिसेशन तो नहीं लेकिन रिसेशन से पहले वाला जो स्टेज होता है जहां से अलर्ट मोड आ जाता है, वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो वो चीज जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो गोल्ड पे जो है मजबूती आएगी। दूसरी बात क्या हो गया कि जो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाला था, जो कि ट्रम्प का दबाव था। लेकिन जो उसके जो अभी वार्स का जो इंटरव्यू हुआ था, जो उसमें उन्होंने कहा कि हमें ट्रम्प की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि हम इंटरेस्ट रेट कट करें। तो इंटरेस्ट रेट अगर कट नहीं करता है तो गोल्ड में मजबूती उस तरीके से नहीं लौटती है तमाम चीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो गोल्ड में मजबूती आता है। तो वो सब मिलाकर अभी कुल मिलाकर इसलिए जो जो एलियट वेव 2 to 4 हमने कहा कि वो रिज्यूम में रहेगा। लेकिन ये चीजें निकलेंगी और थोड़े समय के बाद जो वेव 5 पे जाने के बाद गोल्ड में मजबूती लौटेगी। गोल्ड वैसे भी मजबूत है, इसमें गोल्ड कमजोर नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। पीटर शिव की तरफ से गोल्ड को लेके भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $5,000 और उसके बाद $6,000 होने की तरफ आगे फिलहाल बढ़ता हुआ गोल्ड दिखाई दे रहा है। ये एक आधार तैयार हो रहा है। आपने भी लगभग वही बात अभी कही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने जो 5,600 बोला, या पीटर शिव अगर 5,000 फिर उसके बाद 6,000 की बात कर रहे हैं कि ये तो उसके लिए मजबूत आधार सोना तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये होगा कब तक, अनुमान क्या है? देखिए, इसमें जो जितने लोगों ने बताया है, पीटर शिव के साथ साथ मॉर्गन ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, सब दिसंबर 2026 तक बता रहे हैं। देखिए, अभी स्विस बैंक यूबीपी का एक रिपोर्ट आया था सामने, क्योंकि हम्म। जब गोल्ड की जो खरीदारी हो रही थी वो 3 साल से लगातार 1000 मैट्रिक टन के ऊपर सेंट्रल बैंक खरीद रहा था। 2025 में वो 860 मैट्रिक टन के आसपास खरीदा, कम खरीदा, 10-15% कम खरीदा। उसके बाद से अभी जो है जनवरी फरवरी मार्च में जो है बिकवाली हो गया सेंट्रल बैंक की तरफ से डॉलर के चक्कर में। तो ये देखा जा रहा था कि एक कैलकुलेशन उभर कर सामने आ रहा था कि इस बार सेंट्रल बैंक की बाइंग कम होगी और वो 8,200 जो है मैट्रिक टन के आसपास, जो है 820 मैट्रिक टन के आसपास खरीदेगा। 8,200 बोल दिया था गलती से, 820 मैट्रिक टन के आसपास खरीदेगा। तो वो चीज अब यूबीपी का रिपोर्ट आया है कि जैसा अभी जो चीजें उभर रही हैं, जिस तरीके से डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है, डॉलर के कारण जो गोल्ड का वेटेज बढ़ेगा, और सेंट्रल बैंक जो है फिर जब सेकेंड हाफ होगा तो सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदेगा, क्योंकि तेल का मामला जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो सेंट्रल बैंक की बाइंग जबरदस्त आएगी गोल्ड में। और वो उनका कैलकुलेशन के हिसाब से 960 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड खरीदा जा सकता है। तो अगर 960 मैट्रिक टन गोल्ड खरीदा गया
तो जो 6,000 वाला जो मार्क कहा जा रहा है सब द्वारा, उसको क्रॉस कर सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर इतनी खरीदारी हो गई तो, क्योंकि सेंट्रल बैंक की खरीदारी जो है वो मार्केट में मोमेंटम लाता है, और आम आदमी तभी खरीदता है जबकि मोमेंटम दिखा जाता है। तो वो एक पॉजिटिव चीज जाता हुआ दिख रहा है इस वक्त जो है। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा कि ईरान वाला लड़ाई किस तरीके से ठंडा होता है। हालांकि ठंडा तो हो ही गया, ट्रम्प तो ठंडा हो ही चुके हैं, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कब तक जो है उसकी इज्जत बचती है, उस पर निर्भर करता है।